ओके, नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर एमडी पुनिया आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं हमारी पुनिया क्लासेज के अंदर। इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। जल्दी से क्लास स्टार्ट कीजिए, जुड़ जाइए। लाइव तो नहीं कहूंगा क्योंकि लाइव तो है नहीं हम अभी। तो चलिए दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इस उम्मीद में कि हम बहुत ही बेहतरीन सीखने जा रहे हैं। आप इस क्लास तक पहुंचे हो, इसका मतलब पहले की 2 या 3 क्लास आपने क्लियर कर ली है और यकीनन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ते समय। तो हमारा जो दोस्तों तीसरा जो पोषक पदार्थ है यहाँ से, वो आपका रहने वाला है कौन? प्रोटीन। कौन रहने वाला है? प्रोटीन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रोटीन के बारे में। पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। प्रोटीन, देखो जो प्रोटीन होता है इसके खोजकर्ता की बात करते हैं, नामकरणकर्ता की बात कर लेते हैं, इसमें कैसे तत्व मौजूद होते हैं उन सबका डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है। प्रोटीन के खोजकर्ता खोजकर्ता माने जाते हैं मुल्डर। वैसे तो अलग अलग बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित जानकारी दी है, पर जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो है मुल्डर। अक्सरतया तो खोजकर्ता की जगह मुल्डर देता ही नहीं है, वो सब देता है इसके नामकरणकर्ता का, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके प्रोटीन के नामकरणकर्ता जो है वो है आपके ब्रजीलियस। नामकरण ब्रजीलियस। हेलो। ओके ओके, ठीक है ठीक। चलिए नामकरण की बात करते हैं। नामकरण किया है ब्रजीलियस ने। ब्रजीलियस भाई साहब, मेमोराइज करने की पॉइंट है, कोई विशेष बात समझने वाली इसमें है नहीं। अब बात आगे सुनिएगा दोस्तों। ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो होता है दोस्तों, कौन से पदार्थों को प्रोटीन बोलेंगे? प्रोटीन ऐसे पदार्थों को बोलेंगे जिनमें कुछ तत्व उपस्थित होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं प्रोटीन में कौन उपस्थित होता है? अरे प्रोटीन में कौन उपस्थित होता है? अरे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, प्रोटीन में कौन ही उपस्थित होता है। इसमें जो तत्व उपस्थित होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो लिखेंगे उपस्थित तत्व। उपस्थित तत्व कौन? CHON। CHON। एन मतलब यहां से आप देख लोगे नाइट्रोजन। एन किसको बताता है? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन लगभग 15% तक दोस्तों इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये जो नाइट्रोजन है ये इसमें एक्स्ट्रा पदार्थ है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके शरीर के अंदर। जब आप प्रोटीन खाते हो तो शरीर में देखो नाइट्रोजन जाता है, और यही जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है ना, ये आपके शरीर में आगे चलकर अपशिष्ट पदार्थ भी बनाता है, यूरिया। आपके शरीर में जो यूरिया बनता है ना, अपशिष्ट पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, वो दोस्तों इसी नाइट्रोजन के कारण बनता है। जब प्रोटीन पचित होता है तो यही नाइट्रोजन आपकी जब दोस्तों यकृत में जाएगा तो आपका लीवर, आपका यकृत इससे यूरिया बना देगा, और इसी यूरिया को पानी में घोलकर मूत्र का निर्माण करती है कौन? आपकी किडनी, क्योंकि यूरिया जहरीला होता है। और इसी कारण से दोस्तों वहां से इस जहरीले पदार्थ को मूत्र के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो इसका उत्सर्जन कौन करता है? उत्सर्जन करता है दोस्तों किडनी के द्वारा। यूरिया का उत्सर्जन किडनी करती है। ओके, फिर बात करते हैं प्रोटीन का काम क्या होता है। देखो प्रोटीन के कार्यों की चर्चा करते हैं। प्रोटीन दोस्तों, जो प्रोटीन होता है ना, इसका मेनली काम होता है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा देना नहीं, इसका मेनली काम होता है शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करना। इसे बोलते हैं शरीर का बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंस या ब्लॉक बिल्डिंग सबस्टेंस, शरीर का निर्माणकारी पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि इसका काम है मांसपेशियों का निर्माण करना। इसका काम है दोस्तों शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना, जो चोट लगी हुई है उन घाव को भरना। ऐसे काम हमने दोस्तों प्रोटीन को दे रखे हैं। और हमारे शरीर का तो लगभग 15% भाग किससे निर्मित है? प्रोटीन से निर्मित है। तो हम यहां से कुछ स्पेशल पॉइंट लिख देते हैं। पहला लिखेंगे शरीर का 15 से 17% भाग प्रोटीन निर्मित है। और दूसरी बात जो लिखने जा रहे हैं दोस्तों, प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को शरीर का शरीर का निर्माणकारी या मरम्मतकारी पदार्थ कहते हैं।
इसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस या ब्लॉक बिल्डिंग सब्सटेंस। तो प्रोटीन के हमारे शरीर में कुछ कार्य भी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोटीन के इंपॉर्टेंट कार्य है। तो चलिए दोस्तों प्रोटीन के देखते हैं क्या क्या कार्य है। तो पहला कार्य तो क्या होता है? पहला कार्य तो यही होता है कि शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करना। हमारी जो मांसपेशियां होती है उनमें मेनली क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो लिखेंगे शरीर की पेशियों का निर्माण करना। निर्माण करना। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना, वे घाव भरना। वे घाव भरना। ठीक है। तीसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। इनका काम होता है, प्रोटीन का काम होता है दोस्तों क्या? प्रोटीन का काम होता है एंजाइम का निर्माण करना। हमारे शरीर के जो एंजाइम होते हैं लगभग सभी एंजाइम वो प्रोटीन निर्मित होते हैं, और 100% भाग किससे बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम का निर्माण के रूप में, एंजाइम के रूप में बनते हैं। यही एंजाइम आगे चलकर हमारे शरीर में लक्षण प्रकट करते हैं, है कि नहीं है? तो दोस्तों हमने कहा कि एंजाइम और जो हार्मोन है उनका निर्माण भी प्रोटीन से होता है। एंजाइम, एंजाइम का तो कितना प्रतिशत भाग? 100% भाग। वे हार्मोन, हार्मोन का लगभग 60 से 70% भाग। एंजाइम वे हार्मोन का निर्माण करना। ये भी प्रोटीन का काम है। और यहां से जो लास्ट काम प्रोटीन का रहने वाला है दोस्तों, वो कौन सा रहने वाला है? वो रहने वाला है दोस्तों ऊर्जा देना, है ना। आपके शरीर को प्रोटीन से ऊर्जा भी मिलती है, लेकिन दोस्तों कब मिलती है? जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा खत्म हो जाए। जब दोस्तों वसा बिल्कुल नहीं रहेगी, जब बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट भी ना रहेगा, तो शरीर ऊर्जा बनाने के लिए शरीर को खाने लगता है। शरीर मांसपेशियों से ऊर्जा बनाने लगता है, और ऐसी अवस्था आती है अत्यधिक लंबी भूख हड़ताल के अंदर। आपने 50-60 दिन की लंबी भूख हड़ताल की है जिसमें खाना भी नहीं खाया है, तो पहले शरीर की सारी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी कौन? आपके रक्त में घुली शर्करा और शरीर का संचित भोजन ग्लाइकोजन, वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपकी वसा का पाचन होगा। वसा को यकृत जो होगा वो ग्लूकोज में बदलेगा, और दोस्तों वहां से क्या होगा? वहां से भी दोस्तों वसा खत्म हो जाएगी। अब वसा भी खत्म हो गई तो बचा क्या ऊर्जा देने के लिए? प्रोटीन बचा। और ये जो प्रोटीन है आपकी मांसपेशियों का निर्माण करता है, और इसी प्रोटीन का जब पाचन होने लगेगा तो मूत्र के अंदर कीटोन बॉडी बनने लगेगी, जो कि दोस्तों क्या है? जो कि हानिकारक अवस्था है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक अवस्था है। अरे बात याद करो दोस्तों उस दिन की, जब एक 70 साल का 80 साल का बूढ़ा अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर में बैठ गया था, और हट पकड़ ली थी कि जब तक यहां से बिल पास नहीं होगा तब तक मैं अपना जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है जारी रखूंगा। और जब डॉक्टर ने देखा कि उसके मूत्र में कीटोन बॉडी बन रही है या नहीं है? कीटोन बॉडी मतलब शरीर अब आखिरी स्थिति के अंदर है, शरीर शरीर को खा रहा है, तब उन्होंने सरकार को चेताया था कि जल्दी से इस बूढ़े का, जल्दी से इस क्रांतिकारी का आप क्या वर्थ है वो तुड़वाइए, और इसकी मांग मान लीजिए, वरना देश में भूचाल आ जाएगा। है कि नहीं? भूचाल तो आया कि नहीं आया? आम आदमी पार्टी जरूर पैदा हो गई, वहीं से पैदा हुई थी, आया नहीं है? तो हमने क्या बोला दोस्तों, इसका आखिरी काम होता है शरीर को ऊर्जा देना। शरीर को ऊर्जा देना, लेकिन शरीर को ऊर्जा कब देता है? शरीर को ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट और वसा के बाद। और ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति आती है लंबी भूख हड़ताल में। दिख रहा है क्या इधर? ऐसी स्थिति आती है लंबी भूख हड़ताल में। थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
लंबी भूख हड़ताल, वह भूखमरी की अवस्था में, स्टारवेशन की अवस्था में, जब खाने को कुछ हो ही ना, तब दोस्तों ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होती है लंबी भूख हड़ताल में। देख लीजिए, एक बार के लिए नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट सामने लिखे हैं। प्रोटीन, प्रोटीन की खोज करता है मुल्डर, नामकरण ब्रिजिलियस ने। उपस्थित तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन निर्मित है। प्रोटीन को शरीर का निर्माणकारी, मरम्मतकारी, बॉडी बिल्डिंग, ब्लॉक बिल्डिंग सबस्टेंस कहते हैं। पेशियों का निर्माण करता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है, घाव भरता है, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करता है, और आखिर में शरीर को ऊर्जा भी देता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब ये आप सोचोगे सर आप बीच में आ जाते हो, बीच बीच में हम लिख नहीं पाते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको बीच में, जैसे वीडियो है आपके सामने, पॉज करो, पॉज करके इतना सा आप बढ़िया नोट कर लो, और आगे जैसा मैंने कहा कि पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगी तो मैं आपको पीडीएफ भी यहाँ से क्या करवाऊंगा, अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है ना, वो तो आपका प्यार देखने को मिलेगा कि आप कितना सा फोकस्ड होकर इन चीज़ों को सीखना चाह रहे हो, आपकी नीयत कितनी अच्छी है इन चीज़ों के लिए, है ना। नियत से मेरे को सीरत का पता चलेगा, और फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंग फिर मैं आगे की मेहनत करूंगा, है या नहीं है। मेहनत के लिए कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए ना। देखो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो लंबी भूख हड़ताल व भूखमरी की अवस्था के अंदर ऐसा हो सकता है। आगे देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि अच्छा, इसके प्रोटीन के स्रोत क्या है। अब आपको प्रोटीन चाहिए, अगर इतने सारे कार्य हैं तो इन कार्यों के पूर्ण करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है। प्रोटीन के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। प्रोटीन के स्रोत, और प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं ना, वो प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं। एक तो होती है जंतु प्रोटीन और एक होती है पादप प्रोटीन। एक तो होती है जंतु प्रोटीन, जंतु प्रोटीन। जंतु जो प्रोटीन होती है ना, वो जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे बताइए, जंतुओं से ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो प्रोटीन के रूप में आप उनको काम में लेते हो। जैसे जंतुओं से मिलता है दूध, या दूध से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो कोई भी डेयरी उत्पाद हो, तो वो क्या है, आपका जंतु प्रोटीन है। ऐसे ही मुर्गी देती है अंडा, है ना। बचपन में स्कूल में मैडम अंडा देती थी, अभी क्या दे रही है, मुर्गी अंडा दे रही है। और मांस, चिकन, जो भी मीट है, मटन, जितने भी प्रकार के आपके मांस होते हैं, मीट होते हैं, वो दोस्तों क्या है, वो भी आपके सभी के सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। तो जंतु प्रोटीन के अंदर लिखोगे पहले तो दूध, बढ़िया लपक के पियो, क्या, दूध पियो। दूध फट जाए तो खाओ उसका बना के क्या, पनीर। ठीक है, या डेयरी उत्पाद, क्या लिख सकते हो, डेयरी उत्पाद, ये लिख सकते हो। और और क्या मिलता है, और मिलता है दोस्तों अंडा, अंडा मिलता है। अंडे के साथ साथ और क्या मिलता है, और मिलता है दोस्तों मांस, मीट। ये सारे क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे जंतु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो सकते हैं, अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अच्छा, यहां से देखो अंडे के बारे में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। अंडे की संरचना के संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अंडे के अंदर जो कवर होता है वो किसका बना होता है, व्हाइट पार्ट क्या होता है, पीला वाला भाग क्या होता है, तो वो पूछ लिए जाते हैं। तो देखो अंडा जो होता है ना, ये आपका अंडा है ऐसा, ये अंडा है, अंडाकार संरचना है। और अंडे का ये ऊपर की तरफ जो कवच आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो कवच है, इस कवच का निर्माण किससे होता है, इस कवच का निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है ना, वो आपके जितने भी मोलस्क संघ के जीव है, मोलस्क का जीव के संघ, है ना, घोंगा, सीप, ये जितने भी आप देखते हो ऐसे समुद्र के अंदर मोलस्क जिनको बोला जाता है, उनके ऊपर का जो कवर होता है वो भी किससे मिलकर बना है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर वाला सफेदी वाला जो भाग होता है, इसका जो भाग होता है ना अंदर की तरफ, वो अधिकता अधिकांश जो भाग होता है ना, वो दोस्तों कैसा होता है, सफेदी वाला भाग होता है ऐसे।
ये जो सफेदी वाला भाग है दोस्तों, ये वाला, ये सफेदी वाला भाग क्या कहलाता है? ये सफेदी वाला भाग कहलाता है प्रोटीन। ये जो सफेदी भाग है ना, सफेदी भाग, सफेदी वाला भाग, ये होता है प्रोटीन। और अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? उसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। क्या नाम है? एल्बुमिन। एल्बुमिन। ओके। और अंदर जो पीला वाला भाग है, ये एक पीतक वाला भाग होता है, अंदर पीले वाला भाग होता है योक। और ये जो पीले वाला भाग है, पीला भाग, पीला भाग या जिसे कहा जाता है पीतक, योक। और ये जो होता है ना, ये होता है दोस्तों वसा। ये क्या होती है? ये फैट होती है, या इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड। अंडे से कैल्शियम भी मिलता है आपको, ठीक है। फास्फोलिपिड, ये देखो ये सारी संरचना है। कवच क्या कहलाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सफेदी वाला भाग क्या कहलाता है? प्रोटीन या एल्बुमिन। पीला भाग या जो पीतक होता है, ये कहलाती है वसा। जब व्यक्ति दोस्तों कोई शरीर में पहले से हेल्थी होता है, मोटा होता है, जिसको फैट की जरूरत नहीं है, उसको जब वो जिम जाता है तो उसका जो ट्रेनर होता है वो बोलता है कि आपको अंडा खाना है, पर अंडे के अंदर केवल सफेदी वाला भाग खाना है आपको, क्योंकि उसी में प्रोटीन है ना, पीला वाला भाग नहीं खाना है। हाँ, हर मोटे व्यक्ति का एक पतला सा दोस्त होता है कि नहीं, बहुत पतला सा, हवा के झोंके से उड़ने वाला, तो वो बोलता है भाई ये पीला वाला भाग मेरे को दे देना, है ना, मेरे को वसा की जरूरत है, क्योंकि वसा भी तो जरूरी है, तो आप उसको दे दिया करो या आप ले लिया करो, क्योंकि ये पीला वाला भाग क्या है? ये क्या है? वसा है। ठीक है, तो ये तो हमारे जो स्रोत हमने देखे वो कौन से देखे हैं? वो हमने देखे हैं दोस्तों जंतु प्रोटीन। जंतु प्रोटीन के बाद दूसरे देखते हैं, अच्छा मांस, जो आपका मांस होता है ना, देखो ये मांस भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ जैसे काम के मांस की बात कर लेते हैं यहाँ से। जैसे जो मांस है, अलग अलग मांस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अलग अलग नाम से कैसे कैसे जाना जाता है? जैसे दोस्तों बात करें दोस्तों गाय का मांस। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? गाय के मांस को बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? सुअर का मांस कहलाता है पोर्क। पोर्क, ठीक है। नॉर्मल जो आपके बकरी का है, बकरी का, इसको बोलते हैं चेवण। चेवण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मटन, मटन किसको बोलते हैं? मटन वैसे भेड़ के मांस को बोलते हैं, अपने बकरे को मांस को बोल देते हैं, पर बकरे और बकरी के मांस को चेवण बोला जाता है। भेड़ के मांस को जो मेनली बोला जाता है ना, वो बोला जाता है मटन, ठीक है ना, मटन बोला जाता है। और बात कर सकते हैं मुर्गी का। मुर्गी का होता है चिकन। भैंसे का केरा बीफ होता है ना, भैंसे का जो होता है उसे बोलते हैं केरा बीफ, है ना। तो ये इस प्रकार से कुछ अलग अलग मांस के नाम क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है गाय का और सुअर का, ये ध्यान रख लेना। बकरी का भी चेवण बोलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा, ये तो हो गया दोस्तों पहला स्रोत, ये तो था आपका जंतु स्रोत। अब दूसरा जो आपका स्रोत है वो आपका क्या होगा? वो हो जाएगा पादप प्रोटीन। क्या हो जाएगा? पादप प्रोटीन। 2 नंबर हो जाएगा पादप प्रोटीन। पादप प्रोटीन। और पादप प्रोटीन से आपको प्रोटीन के रूप में क्या क्या मिलता है लाडलो? पादप प्रोटीन से आपको दोस्तों मिलते हैं बहुत अच्छे स्रोत के रूप में। जो पादप आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत देता है वो है सोयाबीन, है ना। सबसे अधिक जिससे मिलता है ना, वो होता है सोयाबीन। ये होता है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन के बाद में आपको जो प्रोटीन मिलती है ना, वो मिलती है दोस्तों मूंगफली से। मूंगफली खा ले बेटा, मूंगफली अरे एक नहीं, ये निकला ना, खा ले बेटा मूंगफली। और मूंगफली के बाद दोस्तों आपकी कौन होती है? आपकी होती है दालें। जितनी भी आपकी दालें होती है ना, ये दालें जो है ना, ये सारी की सारी आपको क्या करती है? प्रोटीन की अच्छी स्रोत मानी जाती है। इसीलिए आपको हॉस्टल वाले क्या खिलाते हैं? दाल खिलाते हैं। अब दिमाग में हमारा सर दाल तो खिलाते हैं, पर अंदर दाल ही तो नहीं मिलती। चिमकी मार मार के देखते हैं, ढूंढते हैं, पर अंदर दाल नहीं मिलती, है ना। वो तो बात गलत ही है, दाल तो होनी चाहिए, दाल का नाम किया है तो। वो आपको तरी तरी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? तरी तरी खिलाते हैं केवल, ठीक है। देखो सोयाबीन से कितनी प्रोटीन मिलती है? अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खाओगे ना, तो उससे लगभग दोस्तों 40 से 42 ग्राम आपको क्या मिलेगा? आपको दोस्तों सोयाबीन ही मिलेगा। इतना अच्छा स्रोत है। 42 ग्राम बहुत अच्छा हो जाता है। अगर 1 किलो आप खा रहे हो या 100 ग्राम खा रहे हो
1 किलो खा रहे हो तो 420 ग्राम मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा स्रोत है। मूंगफली भी अच्छा स्रोत हो सकता है, लगभग दोस्तों 26 से 28% तक आप क्या कह सकते हो, मूंगफली के अंदर क्या मिलता है, आपके प्रोटीन मिलता है। और दालें, दालें लगभग दोस्तों 22 से लेके 25 तक या 26% तक अलग अलग दालों के अंदर आपके प्रोटीन की मात्रा हो सकती है। तो सबसे अच्छा स्रोत कौन हुआ, ये स्पेशल आप स्टार लगा के लिखोगे कि सोयाबीन जो है, सोयाबीन सबसे अच्छा या पादप प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है आपका, सोयाबीन है। थोड़ी पढ़ने के बाद में पीआईक्यू करने का जो आपको मजा आ रहा होगा ना, है ना, आनंद ही आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ी इधर जो पढ़ा रहा हूँ और इसको पढ़कर आप जब पीआईक्यू कर रहे हो, और पीआईक्यू कोई मैं घर से नहीं बना रहा हूँ कि अपने नोट्स से बना रहा हूँ, है ना, अपने नोट्स में अपने हिसाब से आपको बढ़िया लेवल पे पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें एनसीईआरटी को और इनको कवर करते हुए, ठीक है। और पीआईक्यू जो करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ आपके जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन की बहुत बार आप भाषा शैली अलग लेवल की भी देखते हो जिसमें आपको विचार करना पड़ता है, पर यह है कि अधिकतर चीजें पढ़ने के बाद में आपसे लगभग कवर हो रहा है। अगर मैं आपको पीवाई की करा रहा हूं और इस टॉपिक के जैसे करवा रहा हूं और थ्योरी अच्छे से पढ़ने के बाद आप 50 में से लगभग अगर 40-45 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हो भाई। उससे बेहतरीन नहीं पढ़ा जा सकता, आप इतना अच्छा और इतना बेहतरीन पढ़ रहे हो। और जो चीजें बच जाती है थ्योरी के अंदर, क्योंकि थ्योरी में सब कुछ पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, एक आपको क्राइटेरिया लेके चलना होता है कि ये लिमिटेशन रखेंगे, अरे एक नहीं है ना, ये लिमिटेशन रखेंगे अपने, और ये जो लिमिटेशन रखेंगे ना, उसी लिमिटेशन के आधार पर कुछ चीजें जो बच जाती है वो पीआईक्यू में कंट्रोल होती है, वो एक्सप्लेनेशन वहां पर बढ़ जाता है कि ये चीजें क्या है, कोई नए शब्द आता है तो उसको मैं वहां पे एक्सप्लेन अच्छे से आपके लिए कर ही रहा हूं। चलिए, पादप प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है आपका, सोयाबीन। लेकिन प्रोटीन के सर्वोत्तम, अरे प्रोटीन के सबसे अच्छे प्रचुर मात्रा वाले स्रोत रियल में कौन से हैं, तब नाम आती है शैवालों की। अरे तब बात किसकी आती है, तब बात आती है शैवाल की। शैवाल, शैवाल आपके जो समुद्री उत्पाद होते हैं एल्गी, वो सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो अगला लिखोगे, अगला लिखोगे प्रोटीन के सबसे प्रचुर मात्रा के स्रोत, सबसे प्रचुर मात्रा वाले स्रोत, और वो स्रोत कौन होते हैं, वो स्रोत होते हैं दोस्तों आपके, वो होते हैं शैवाल। कौन होते हैं, शैवाल, एल्गी। और एल्गी के अंदर दोस्तों जो प्रोटीन देखने को मिलती है ना, वो लगभग दोस्तों 60 से 65% तक प्रोटीन मिलती है, 60 से 65% तक, 60 से 65% तक आपको क्या मिल सकती है, इनसे प्रोटीन प्राप्त हो सकती है। जिसमें तो दो आपके सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको याद रखने ही रखने। पहला हो जाता है आपका कौन सा, एक तो हो जाता है स्पाइरुलिना, एक हो जाता है क्लोरेला शैवाल। देखो शैवाल के अंदर एक तो हो जाता है पहला तो क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल जिसे अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहा जाता है, क्लोरेला जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन। जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन। और दूसरा, दूसरा होता है दोस्तों स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना या रूनीला भी लिखा जाता है, स्पाइरुलिना। और ये जो होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों भविष्य का प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भविष्य का प्रोटीन। कि भविष्य में आपके, मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ियां, आपकी पीढ़ियां जो होगी ना, वो दोस्तों प्रोटीन के रूप में मेनली क्या खाएगी, वो शैवाल खाएगी, है कि नहीं है, और स्पाइरुलिना खाएगी, भविष्य का प्रोटीन खाएगी। वो आएगी, आपकी पीढ़ियां भी आएगी, हम सबकी पीढ़ियां आएगी, है ना, जरूर आएगी। वो एक लाइन कही जाती है कि मोहब्बत दिलों को आवारा बना देती है, कि मोहब्बत दिलों को आवारा बना देती है, गर्दिश में रहने वालों को सितारा बना देती है, और अपनी हद में रहे तब तक तो ठीक है मेरे दोस्त, वरना किसी को मम्मी तो किसी को पापा बना देती है। अरे एक नहीं है तो सभी बनेंगे मम्मी पापा, इसमें क्या है भाई, है ना, संतान तो उत्पन्न होगी, है ना, ये तो नेचुरल है, प्रकृति की दी हुई क्षमताएं हैं, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं।
हम ही कर सकते हैं, जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, नाम बस भगवान का लगा देते हैं कि बस सब भगवान की देन है, भगवान के दिए हुए हैं। भगवान सोचता है नीचे देख के देख मेरा नाम लगा रहा है हरामी आदमी, है ना। चलिए तो दोस्तों यहां से ये आप सारा देख लो एक बार के लिए, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ। लिखा हुआ बेहतरीन दिख रहा होगा, बहुत प्यारा दिख रहा है यार, मैं तो खुद अपनी स्क्रीन बोर्ड पे देख रहा हूँ तो लग रहा है कितना प्यारा लिखा है भाई, है ना। ये तो सारे शब्द आपको मुंह जबानी यूं याद हो जानी चाहिए जैसे लिखे हुए हैं, वैसे के वैसे, यहां से शुरू करके वहां तक इतना बढ़िया याद कर लो इसको। क्लास को रोको, रिवाइज करो, रफ पेज लो। देखो पढ़ने का तरीका यही होता है, जैसे भी ये क्लास चल रही है, ये पेज हो गया तो क्लास को एंड करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया पढ़ लिया, रोको फोन को सामने, फिर उसके बाद में रफ कॉपी लो और उसको क्या करो, इतना सा याद कर लो। ये पहला पेज, ऐसे दूसरा पेज, पहला पेज ये याद हो जाएगा आपको। देखो ये पहले यहां से लेकर इसको बढ़िया याद कर लो बिना देखे, फिर रोको, फिर ये जैसे नोट्स यहां तक बना लिया, इसको फिर बढ़िया याद कर लो। ठीक है, 2 की स्पीड से तो मेरे को नचा ही रहे हो तुम, तो 1 घंटे में तुम क्लास ले भी लोगे, नोट्स भी बना लोगे, और मैं दावे से कहता हूं, दावे से चीजें तुम याद भी कर लोगे भाई। और क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए मेरी जान, है ना। सब कुछ तो हो रहा है, चलो बढ़िया है, तो इतना कर लेना। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन से संबंधित जो जो सूचनाएं वो सारी लिखवा रहा हूँ छांट छांट के, जहां जहां से हमारे दिमाग में हमारी बायोलॉजी के अंदर हो सकती है। आपके लिए कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। फिर अगली बात सुनना दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री, हमारी जो कोशिका होती है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, और कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है, कोई बता सकता है क्या? कौन है जिसे दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? उस कोशिका का नाम क्या है? उसका नाम है राइबोसोम। अरे क्या है राइबोसोम, तो लिखिए कोशिका में कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री, कौन सा कोशिकांग है? राइबोसोम कोशिकांग। बहुत सारे कोशिका में कोशिकांग होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंत्य प्रदेवी जालिका, माइट्रोकॉन्ड्रिया, और होता है गोल्जी बॉडी, केंद्रक, है ना, कोशिका द्रव्य, ये सारी चीजें होती है उसमें। राइबोसोम जो कोशिकांग है ना, ये प्रोटीन की फैक्ट्री का काम करता है। इसे बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, या इसे बोल देते हैं प्रोटीन का कारखाना। क्या बोल देते हैं? प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का कारखाना, ओके, ये बोल देते हैं। नग्न कोशिकांग बोल देते हैं, सार्वभौमिक कोशिकांग बोल देते हैं, पेलाडे कण भी बोला जाता है, जॉर्ज पेलाडे ने जानकारी दी थी। तो ये सारे नाम इसी से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन मिलती कौन सी है? मनुष्य शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी मिलती है? मनुष्य शरीर में सर्वाधिक जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है कोलेजन। कोलेजन, कोलेजन के रूप में हमारी त्वचा में सभी जगह दोस्तों ये प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन। और पादपों में सर्वाधिक, पादपों में सर्वाधिक जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रूबिस्को। किसको? रूबिस्को, रूबिस्को, है ना। मनुष्य शरीर में सर्वाधिक जो प्रोटीन मिलती है वो होती है कोलेजन, और पादप में सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या होता है? रूबिस्को, रूबिस्को प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ विशेष प्रोटीन अलग अलग जगह जो हमारे शरीर में पाई जाती है उनके भी नाम लिखने जा रहा हूं। जैसे हमारे बालों में, हमारे नाखून में, हमारे गुणसूत्र में, है यानी हमारी हड्डियों में, हमारी मांसपेशियों में। ऐसे ही दोस्तों कुछ गेहूं के अंदर पाई जाती है, माने मक्का में पाई जाती है, चावल में पाई जाती है, तो उनके भी नाम लिख रहा हूँ। कुछ विशेष प्रोटीन है जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो लिखोगे कुछ विशेष प्रोटीन। विशेष प्रोटीन, अच्छा, कोई ये मत सोचना कि सर आप तो ज्यादा पढ़ा रहे हो। किसी को ये भी लग सकता है, पहली बार जो पढ़ रहा है उसे लग सकता है कि सर आप तो यार ये ज्यादा पढ़ा रहे हो। भाई तुम्हारे मास्टर ने कम पढ़ाया जिसने पहले पढ़ाया है ना। तो ध्यान रखना ये इतना मटेरियल पढ़ना जरूरी है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड है ना। कुछ चीजें जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आगे फिर आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, जब कोशिका पढ़ोगे तो राइबोसोम के बारे में फिर लिखोगे इस बात को,
और एक नहीं है। ये जो आपको विशेष प्रोटीन लिखा रहा हूँ ये सब साथ में लिखा रहा हूँ, पर अलग अलग जगह इनको आप अलग अलग रूप से पढ़ोगे, पर यहाँ साथ में पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। जैसे जैसे दोस्तों आपके कहाँ मिलती है, पहले देखते हैं। सबसे पहले हड्डी में, हड्डी में जो प्रोटीन मिलती है ना हड्डियों में, उस प्रोटीन का नाम होता है क्या? हड्डियों में मिलती है ओसिन प्रोटीन। कौन सी? ओसिन। अस्थि में। दूसरा उपास्थि में, वादों को तो पता ही नहीं है उपास्थि होती क्या है। धीरे धीरे मेरे से पूरी साइंस पढ़ोगे तो समझ जाओगे उपास्थि क्या होती है। उपास्थि हड्डी से कोमल संरचना होती है। जैसे देखो ये कान, इस कान में हड्डी होती है क्या? इस कान में हड्डी नहीं होती है। ये भाई ये जो कर्ण पिंडा है इसमें हड्डी नहीं है। तो बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है कि हमारे कान में 3 हड्डियां होती है, सबसे छोटी हड्डी भी इधर ही होती है, स्टेपिज। अरे वो कान के अंदर होती है भाई, यहाँ नहीं होती है, वो आपके मध्य कर्ण में होती है, अंदर की तरफ। यह आपकी जो होती है ना यहाँ, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं उपास्थि। ये देखो जिसकी चाबी भर दी, अपने कान को पकड़ के ऐसे मरोड़ो, ऐसे मोड़ो, ऐसे, तो ये जो मुड़ रहा है ना ये उपास्थि है। और कहाँ है? देखो नाक, नाक में हड्डी कहाँ है? हड्डी यहाँ है। नाक में हड्डी ये है, ये दोनों तरफ, ये नेजल बोन। देखो ये आगे वाला भाग, ये जो मुड़ रहा है आराम से, जो सॉफ्ट भाग है, ये क्या कर दिया मेरे नाक का तुमने इस तरीके से। ये देखो ये जो भाग होता है ना इसको बोलते हैं क्या? उपास्थि। अंदर वाला भाग ये, अंदर वाला, तुम अंगुली डाल डाल के मत चेक करना, पता चले भाई पड़ोसी के और भाई कैसा है, सारा मसाला उधर डिलीवर कर दो, है ना इधर ही। तो ये वाला, यहाँ सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर उपास्थि की डिस्क पाई जाती है, और इसी कारण से रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट होती है हड्डी के टुकड़ों के बीच में। आप जो बार बार जैसे डीजे बजता है तो डीजे बजते ही करते हो ना, कमरिया लचकी रे, ये जो कमरिया लचक रही है ना भाई, ये इसी कारण से लचक रही है, वरना तुम ढंग से बैठ भी नहीं पाते। अलग अलग जो पोजीशन लेते हो बैठते समय, बैठते समय जो अलग अलग पोजीशन लेते हो ना, वो उपास्थि के कारण लेते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बड़ी काम की है उपास्थि आपके लिए। और तो हड्डियों में होती है ओसिन, उपास्थि में, उपास्थि में होती है दोस्तों कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, आगे बात करते हैं मांसपेशियों में। पेशियों में एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन 4 नंबर। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन में नॉन हिस्टोन, पर हिस्टोन को छोड़ के जो बाकी बच जाती है वो सारी नॉन हिस्टोन ही होती है। तो हिस्टोन में नॉन हिस्टोन। और बात करें, दूध में लिखा चुका हूं, दूध में होती है कौन सी? कैसीन। अंडे में अभी लिखाई है, वापस नहीं लिखा रहा हूं। अंडे में अभी आपने पढ़ी है एल्बुमिन। बाल व नाखून में, बाल व नाखून में ये लिखाई नहीं ना, नहीं लिखाई। बाल व नाखून में पाई जाती है किरेटिन, नॉट कैरोटीन। कैरोटीन वर्णक होता है दोस्तों, तो ये होती है किरेटिन। ठीक है, और दोस्तों और लिखोगे गेहूं में, गेहूं में जो चिपचिपी प्रोटीन पाई जाती है ना उसका नाम होता है ग्लूटीन। ये चिपचिपी होती है, पानी से जब क्रिया होती है ना तो ये चिपचिपी हो जाती है। और ये चिपचिपी होने के कारण ही दोस्तों आपके गेहूं के आटे में क्या आती है? लोच आती है। आप जो लोच लगाते हो ना पानी डाल के लास्ट में, कचिक 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 कचिक, अरे एक नहीं है, जब आटा लगाते हो तो उस दौरान लास्ट में मजा आता है, तो वो जो लोच आती है ना वो लोच होती है इसी ग्लूटीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, लोच आ गई, बिल्कुल अब लोच आ गई है। तो आगे बढ़ो। चावल में, चावल में होती है ओरिजनिन। ठीक है, और कौन सी बच गई? रेशम में फ्राइबोइन, फाइबोइन, फाइबर के रूप में फ्राइबोइन ये हो सकती है। ठीक है ना, तो ये आप कुछ ऐसी ऐसी दोस्तों विशेष प्रोटीन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए दोस्तों। तो कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, शरीर में सर्वाधिक मिलती है कोलेजन, पादप में मिलती है रूबिस्को, हड्डियों में ओसिन, कॉन्ड्रिन, एक्टिन, मायोसिन, हिस्टोन, ये सारी प्रोटीन पाई जाती है। नोट कीजिए, रोकिए, फिर लिखिए। जो में होती है हार्डिन।
आयोडीन, ये भी लिख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये ऊपर वाली तो सारी इंपॉर्टेंट है, गेहूं वाली इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया है। गेहूं में ग्लूटीन नाम आसानी से याद रह जाएगा। चावल, चावल कैसे खाने हैं? ओरिजिनल चावल खाने हैं। ओरिजिनल कौन से हैं? पीले चावल, पीले चावल नहीं है ना, ओरिजिनल, ओरिजिनिन। रेशम, रेशम मतलब रेशम फाइबर की तरह होती है, तो फाइबर की तरह याद रह जाएगा फ्राइबोइन। जो में, जो बड़े हार्ड होते हैं खाने में, तो हार्डिन। मक्का में लाइसिन होती है, जिन भी होती है, जिन व लाइसिन। चलिए, तो ये आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, और अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के आखिरी पॉइंटों की तरफ, जो बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, ये जो प्रोटीन होता है ये बनता किससे है? पहले ये तो बताओ, कब से प्रोटीन प्रोटीन कर रहे हो, लगभग 35 मिनट की क्लास हो गई है, ये तो बता ही नहीं रहे हो कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या है, तो वो अभी आएगी। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई का नाम है अमीनो अम्ल, सबसे प्यारा नाम है ये बार बार काम में आता है। अमीनो एसिड, एल्डिहाइड, तुम्हारे वाले तो, तुम्हारे लिए तो बहुत काम में आएगा। तुम्हारे लिए तो आगे जब मैं आनुवंशिकी स्टार्ट करूंगा ना, और गुणसूत्र डीएनए पढ़ेंगे, तो भाई साहब अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, तो बार बार नाम आएगा, तो इसलिए अच्छे से याद कर लेना। प्रोटीन, प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या है? प्रोटीन की संरचनात्मक या सूक्ष्म इकाई, प्रोटीन का जिससे निर्माण होता है ना, वो जो सूक्ष्म इकाई होती है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमीनो एसिड, एमिनो अम्ल। कमीनो नहीं है, क्या है? अमीनो है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, जैसे दो अमीनो अम्ल है आपके पास में, एक अमीनो अम्ल ये है, और ये जब अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, जैसे कितने अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं? 20 अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं। और ये अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं, तो इनको जोड़ने वाला जो बंध होता है ना, उसका नाम होता है पेप्टाइड बंध। क्या नाम होता है? पेप्टाइड बंध। दो अमीनो अम्लों को जोड़ने वाले जो बंध होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पेप्टाइड बंध। अमीनो अम्ल, देखो ए का मतलब अमीनो अम्ल को जोड़ने वाले बंध। ओके, तो अमीनो अम्ल को जोड़ने वाले जो बंध होते हैं, या जो सूक्ष्म वो पेप्टाइड बंध होते हैं, और प्रोटीन की जो सूक्ष्म इकाई होती है, उसका नाम होता है अमीनो एसिड। नोट कर लिया? अच्छा, अमीनो एसिड की अगर मैं स्ट्रक्चर भी बनाऊं, तो देखो अमीनो एसिड आपका ऐसा ऐसा दिखाई देता है। इसमें NH2 समूह होता है, ठीक, इधर चेन जुड़ी आर, और एक इसमें कार्बोक्सिलिक समूह भी जुड़ा होगा। ये देखो, इसमें दोस्तों धनात्मक, क्षारीय, और दोस्तों अम्लीय, क्षारीय और अम्लीय दोनों समूह पाए जाते हैं। ये देखो, इधर क्षारीय भी पाया जाता है, और इसमें दोस्तों इधर अम्लीय भी पाया जाता है, दोनों समूह पाए जाते हैं। और ऐसे जिसमें दोस्तों क्षारीय और अम्लीय दोनों पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक, उभयधर्मी प्रकृति का। ये जो होता है ना, ये अमीनो अम्ल, ये कैसा होता है? ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी नेचर का होता है, क्योंकि इसमें ज्यूट्राइन है, ये एक तरीके से उभयधर्मी प्रकृति का है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी, है ना। क्षारीय समूह भी है, और इसमें क्या है? अम्लीय समूह भी है, और दोनों समय जब इसके अंदर पाए जाते हैं, तो दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? ये आपका उभयधर्मी प्रकृति का है। ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना, हल्की सी संरचना। और प्रोटीन के निर्माण के लिए कुल कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? प्रोटीन निर्माण हेतु कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। प्रोटीन निर्माण हेतु प्रोटीन निर्माण हेतु कुल कुल पूरी लाइन लिख लेना आप तो, कुल 20 प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, और इनमें से जो ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है ना, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। 20 में से दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों 10 जो होते हैं, वो तो होते हैं दोस्तों आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो एसिड,
इनकी संख्या कितनी होती है? ये तो होते हैं दोस्तों 10 प्रकार के। 10 प्रकार तो किसके होते हैं? आवश्यक अमीनो एसिड के। और ये जो आवश्यक अमीनो एसिड है, ये दोस्तों क्या करते हैं, ये आपके शरीर को बाहर से प्राप्त करने होते हैं, ये शरीर में नहीं बनते। जो शरीर में नहीं बनते हैं ना, वो होते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, बाह्य भोज्य स्रोतों से प्राप्त। ये तो आपको बाहर से प्राप्त होते हैं। और जो शरीर में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनावश्यक, है ना, शरीर के अंदर ही बनते हैं, वो भी 10 प्रकार के होते हैं। अनावश्यक बोल दिया, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, घर की मुर्गी है ना, जो चीजें ज्यादा अवेलेबल होती है अंदर ही दोस्तों, है ना, उनकी इज्जत ही नहीं है, तो थोड़ा नाम दे दिया अनावश्यक। तो बेइज्जती वाली बात है यार। ये तो आपके सच्चे साथी है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी होते हैं 10 प्रकार के। और ये क्या होते हैं? ये शरीर में बनते हैं। तो ये भी ध्यान रखोगे। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो जब अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपने, जब आनुवांशिकी पढ़ेंगे या न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे, उस समय उनमें पढ़ेंगे दोस्तों नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार के जो समूह होते हैं ना, उनको बोलते हैं कोडोन। और वो जो कोडोन होते हैं ना, एक कोशिका में 64 कोडोन होते हैं, है ना, ये पढ़ाऊंगा कोडोन। 64 कोडोन होते हैं। और ये जो 64 कोडोन होते हैं, वो कितने अमीनो अम्ल बनाते हैं? वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। और ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इन्हीं से आगे चलकर क्या बनता है? इन्हीं से बनता है प्रोटीन। क्योंकि अमीनो अम्ल किसकी सूक्ष्म इकाई है? प्रोटीन की। और जब अमीनो अम्ल दोस्तों जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध से, तो क्या बनते हैं? तो प्रोटीन बनते हैं। यही प्रोटीन आगे चलकर एंजाइम बनाती है, और यही दोस्तों जीव के विभिन्न लक्षणों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। सेंट्रल डोगमा थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय जो सिद्धांत है, वो दोस्तों पढ़ेंगे, एक दिशीय सिद्धांत। तब ये बातें जो अभी बोल रहा हूं ना, अभी तो लग रहा है पता नहीं क्या बक दिया है ना, ये क्या बोल दिया है, लेकिन ये बातें उस समय आपको अचानक से समझ में आएगी। अरे यार कितनी प्यारी बातें बोली थी, है ना, कोडोन बोला था, आनुवांशिक कूट बोले थे, है ना, उसमें 64 कोडोन बोले थे। ये बातें यहाँ से जुड़ी हुई है, ये बातें सब वहां आगे काम में आएगी। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ये दुनिया आपस में जुड़ी हुई है दोस्तों, गोल है, सब चीजें घूमती रहती है इधर उधर। ठीक है, तो ये आप नोट करो। मन में मत सोचना ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बेहतरीन हो रहा है, जितना हो रहा है ये बहुत बेहतरीन हो रहा है आपके लिए। नोट कर लिया? ठीक है, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो सारी बातें होगी, अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से रोग। प्रोटीन की कमी से रोग कौन से हो सकते हैं? तो लास्ट पॉइंट लिखोगे, प्रोटीन की कमी से दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से रोग, क्योंकि कुपोषण हेडिंग डाली है ना, तो रोग रोग इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन की कमी से रोग, और पहला जो रोग होता है ना, उसका नाम है दोस्तों क्वासी और कोर। कहीं कहीं पे क्वासी योरकोर भी लिख दिया जाता है, और अपना काम चल जाएगा, चाहे योरकोर हो चाहे ओरकोर हो। और दूसरा जो रोग होता है उसका नाम है मेरास्मस या मेरसमस। मेरास्मस ही लिख देते हैं। क्वासी ओरकोर या दूसरा होता है मेरास्मस। क्वासी ओरकोर, क्वासी ओरकोर जो होता है ना, वो होता है मेनली दोस्तों प्रोटीन की कमी से। जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है मेनली, तो उस दौरान दोस्तों, उस दौरान क्या होता है, जैसे ये वयस्कों के अंदर भी हो सकता है, तो उस दौरान दोस्तों जो आपकी पेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है, त्वचा ढीली ढाली हो जाती है, शारीरिक कमजोरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम कहेंगे मुख्यतः प्रोटीन की कमी से। मुख्यतः प्रोटीन की कमी से त्वचा ढीली ढाली हो जाती है, पेशियां कमजोर, ऐसी समस्या आती है। दूसरा होता है मिरासमस। जो मिरासमस होता है ना, ये जो होता है ये दोस्तों मेनली कुपोषण के समय होता है। और कुपोषण में दोस्तों शरीर में प्रोटीन की भी कमी होती है, और दोस्तों ऊर्जा की भी क्या होती है? कमी होती है। तो हम कहेंगे प्रोटीन व ऊर्जा की संयुक्त कमी से।
ठीक है। और ऐसा होता है दोस्तों तीव्र कुपोषण में। किसमें होता है? तीव्र कुपोषण में। कुपोषित आपने बच्चे देखे होंगे छोटे, है ना दोस्तों, जो पेट की रांतड़ियां हो जाती है, पेट फूल जाता है, यहाँ से त्वचा पूरी चिपक जाती है, लेकिन ये हड्डियां बिल्कुल अंदर से झांक रही होती है बाहर की ओर। ठीक है, साथ में आंखें अंदर धस जाती है, कांतिहीन त्वचा, बिल्कुल ढीली ढीली, बहुत ही कमजोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, है ना। जैसे इसमें हम कह सकते हैं आंखें दिखती है कांतिहीन धसी हुई, कांतिहीन व धसी हुई। इनको क्या बोलते हैं? आंतड़ियां आंतड़ियां तो ऐसे बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं, क्या लिखूं, आंखें कांतिहीन व धसी हुई, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी, पेट का फूलना, पेट फूला हुआ होता है ना। इस प्रकार से आपकी ये समस्याएं आती है। तो ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है? क्वासिओरकोर और मेरास्मस। ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तीव्र कुपोषण है, मेरास्मस है। प्रोटीन और ऊर्जा की संयुक्त कमी से होता है मेरास्मस। केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? क्वासिओरकोर। ओके दोस्तों, तो लगभग 45 मिनट की ये सेशन आपके लिए प्रोटीन की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट और फायदेमंद हो जाएगी अगर ये क्लास पूरी हो गई हो। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बनेगा, उससे मेरा दिल करेगा कि मैं और मेहनत करूं, है ना, आपके लिए। क्योंकि आप हो सामने, ये आपकी उपस्थिति मुझे बताएगी कि आप मेरे सामने हो, आप हमसे जुड़े हुए हो, आप चीज़ें और बेहतरीन सीखना चाहते हो, और आपके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन मेहनत करूं, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आप सभी का प्यार मिले, ऐसी उम्मीद के अंदर आज की क्लास को मैं मिस्टर एमडी पूनिया विदा देता हूँ, है या नहीं है? हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर आप अपनी इंस्टा आईडी बताओ, हम संपर्क में आना चाह रहे हैं। तो देखो, इंस्टा आईडी भी अपने बता देते हैं। आप सभी से जुड़ना ही उद्देश्य है, जाने अनजाने जिंदगी के सफ़र में हम लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं। तो आप दोस्तों इंस्टा पे सर्च कर सकते हो एमडी पूनिया के नाम से ही, यही नाम चलता है अपना, तो एमडी पूनिया 1 इस नाम से सर्च करोगे तो मैं आपको दिखाई दे जाऊंगा। ठीक है ना, तो वहां पर भी आप दोस्तों जुड़ सकते हो, है ना। यहाँ का कुछ अच्छे शायरियाँ, कुछ अच्छी जो बातें होती है वो हमारे एडिटर साहब वहां पे भी क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, है ना। तो आपसे भी बार बार ऐसी मुलाकातें होती रहेगी। फेसबुक पर भी आप सर्च कर सकते हो, महेंद्र पूनिया के नाम से मिल जाएगा अभी हाल फिलहाल तो। और आगे दोस्तों व्लॉगर टीचर के रूप में हम आपको दिखाई देने वाले हैं, तो आपसे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें मुलाकातें होंगी उनके अच्छे व्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अभी उद्देश्य है ये बेहतरीन पढ़ना, तो पढ़ो, मजे करो यार। ठीक है, बाय बाय, टाटा।